हेलो एवरीवन, प्रेप आईएएस पे आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटीज डिस्कस कर रही हूँ। ऑलरेडी हम लोग 10th का प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 9th का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 11th क्लास की जो पहली किताब है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वो डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ भी ऑलरेडी 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज गो एंड वॉच देम। ये सीरीज बहुत आपको हेल्प करेगी एंड इफ यू रियली लाइक व्हाट आई एम डूइंग हियर, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं प्लीज रेकमेंड इट टू देम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनसीईआरटी सीरीज को देखें। एंड ट्रस्ट मी, ये एनसीईआरटी सीरीज आपका बेस बिल्डिंग का काम करेगी, फाउंडेशन का काम करेगी एंड इट विल हेल्प यू। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे जहां हम फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर राइटिंग पर्पसेस। यहाँ से कई सारे आपको फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे अपने मेंस के लिए, फॉर योर एसेज। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट एंड ऑफकोर्स यहाँ से डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फेडरलिज्म का मतलब समझेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो फेडरल प्रोविजंस हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं भारत में सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि भारत के वो कौन से स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, और ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये फेडरलिज्म आखिर है क्या। तो अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पावर या फिर शक्ति का विभाजन होता है। वहाँ हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, जहाँ हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड हमने एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस किया था, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि कैसे हम लोग पावर के सेंट्रलाइजेशन में बिलीव नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। बस यही फेडरलिज्म का असेंस है। ये एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पावर, शक्ति डिवाइडेड है बिटवीन यूनियन ऑन वन हैंड एंड डिफरेंट यूनिट्स जिनको हम स्टेट कहते हैं ऑन दी अदर। अब आप देखिए कितने ऐसे देश रहे जहां एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम आई। आप यूएसएसआर देख लीजिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ पर एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था। रिजल्ट क्या निकला? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। कहीं ना कहीं रशिया बाकी इंडिपेंडेंट यूनिट्स को जो है डोमिनेट कर रहा था एंड फाइनली एक ऐसा दिन आया जब 1991 में यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होना पड़ा। पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश कहीं ना कहीं इसीलिए हुआ क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो डेफिनेटली अपने पास ज़्यादा पावर होल्ड कर कर बैठा था। सो प्लीज टेक नोट ऑफ दीज थिंग्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ऑल्सो कनाडा, कनाडा में भी इस डिवीजन लगभग ही क्लोज आ गए थे। फ्रेंच स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग में डिवीजन होने वाला था, ऑफ कोर्स इट डिड नॉट हैपन। बट यहाँ पर पॉइंट ये बोलने की कोशिश की गई है कि इफ यू लुक एट इंडिया, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स रही, स्टेट्स के डिस्प्यूट्स भी रहे, कई स्टेट्स ने कई सारी डिमांड्स भी रखी, बट वी हैव बीन एबल टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी एज अ नेशन। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को जाता है जो बहुत ही ब्यूटिफुली डिजाइंड है, और वही हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो देखिए, ऑब्वियसली वी नो भारत एक डाइवर्सिटी का देश है। आप देखिए कितनी सारी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है, चाहे आप लैंग्वेज उठा लें, चाहे आप रिलीजन उठा लें, ट्राइबल पॉपुलेशन उठा लें, देयर इज डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग दैट यू डू इन इंडिया। बट हमें कुछ चीज़ें जोड़ती हैं। हमारा लैंड मास कॉमन है, कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री कॉमन है, और इसमें सबसे बड़ा फेज रहा है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। इन सब से हमें दो बात समझ में आती है कि भारत में डाइवर्सिटी भी है, बट इस डाइवर्सिटी के अलावा कई सारे कॉमन चीजें हैं जो हमें जोड़ कर रखती हैं, और इसीलिए हम यूनिटी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी से यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर यूनिटी विथ डाइवर्सिटी। तो ये एक दूसरे से जो है कॉन्ट्रास्टिंग टर्म्स के रूप में हमने नहीं देखा इसे, हमने इनको एज कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स देखा कि नहीं, इफ देयर इज डाइवर्सिटी दैट्स ओके, वी कैन स्टिल focus on unity, we can still develop unity while having diversity। ये कुछ बातें याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फेडरलिज्म है ये कौन से की प्रिंसिपल्स या की आइडियाज में बेस्ड है। तो देखिए, फेडरलिज्म सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाता कि ओके इंडिया बिलीव्स इन फेडरलिज्म। आपको वो इंस्टीट्यूशंस में दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए आप दो सेट्स ऑफ पॉलिटी क्रिएट करते हैं, एक आपके नेशनल लेवल पे
और एक आपके रीजनल लेवल पे, जिसे हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस हो, इसके पास खुद के पावर्स हो। इनफैक्ट कई कंट्रीज में तो आप ये भी देखते हैं कि डुअल सिटीजनशिप होती है वहाँ पर। ऑफकोर्स इंडिया इस फेडरल कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता, पर डुअल सिटीजनशिप का देखिए बेसिकली मतलब है, जैसे अगर आप यूएस चले जाते हैं तो यू वुड बी अ सिटीजन ऑफ टेक्सास एंड यू वुड बी अ सिटीजन ऑफ यूएसए। अगर मैं भारत का एग्जाम्पल लूँ तो भारत में ये नहीं होता, बट अगर होता होता तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं होती सिटीजन ऑफ राजस्थान एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। बट इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। हम सिंगल सिटीजनशिप में बिलीव करते हैं। हम ये मानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं। जिस स्टेट में आप हैं वहाँ के आप मेयर रेजिडेंट हैं, रहवासी हैं, आप वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ की आपके पास सिटीजनशिप नहीं हो सकती। सो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंडिया हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कहीं ना कहीं कि अगर हम फेडरल हैं तो फिर हमारे यहाँ इस तरीके की चीज़ें कैसे हो सकती हैं, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप क्यों है। तो देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि भारत ने कई सारे आइडियाज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए, बट कोई भी आइडिया कॉपी पेस्ट नहीं था। कई जगह पर अपनी इनोवेशंस लगाई गई, और ये कहीं ना कहीं उसमें से एक इनोवेशन रहा कि ओके वी विल हैव फेडरलिज्म, बट ये फेडरलिज्म ऐसा होगा कि इसमें आपको कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज भी देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया को बोला जाता है क्वाजी फेडरल। यानी फेडरल तो है, बट पार्शियल एलिमेंट में कहीं ना कहीं यूनिटरी भी है। आप इस तरीके के टर्म्स भी सुनते हैं, फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। पास से देखा तो फेडरल नजर आया, दूर से देखा तो फेडरल नजर आया, पास जाकर देखा तो यूनिटरी नजर आया। कुछ ऐसी कहानी है। सो इट इज फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। अगर आप स्पिरिट देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो कहीं ना कहीं सेंटर को स्टेट से ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है, और ये सिंगल सिटीजनशिप भी इसी क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। बट ऑब्वियसली चाहे हमारे पास सिटीजनशिप दो नहीं होती, हमारी आइडेंटिटीज जरूर होती हैं। आप ये कभी भी महसूस कीजिएगा, इफ यू आर गोइंग समवेयर यू विल आइडेंटिफाई योरसेल्फ। और आप गुजरात के हैं, आपको कोई गुजरात से और मिल गया तो जल्दी से आपकी कॉमराडी स्टैब्लिश हो जाती है। आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हम दो आइडेंटिटी कैरी करते हैं। वही आप विदेश जा रहे हैं तो आप इंडियन है, गुजराती मराठी बंगाली कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर, दोनों लेवल पर अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी, उनके खुद के पावर्स और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये बहुत जरूरी है। अब पता कैसे चलेगा कि सेंटर के पावर्स क्या हैं, यूनियन के पावर्स क्या हैं और स्टेट के पावर्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सेंटर के ये पावर्स होंगे, स्टेट के ये पावर्स होंगे। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। सो प्लीज रिमेंबर दैट। कभी भी प्रॉब्लम आती है अगर कि कौन सा स्फीयर किसका है, या कहीं सेंटर ने स्टेट के पावर्स को ओवरसीड तो नहीं कर लिया, उस केस में हम किसके पास जाते हैं? जुडिशरी के पास। बिकॉज रिमेंबर, हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है कि ये पर्टिकुलर पावर किसका है, सेंटर का है या स्टेट का है, हमें किसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा? वी विल हैव टू अप्रोच जुडिशरी। कैसी जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये बहुत जरूरी है। बट क्या सिर्फ लॉज बना देने से, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देने से फेडरलिज्म रियल एस्पेक्ट में काम करना 100% सक्सेसफुली कर लेता है? नहीं। इसके अलावा हमें कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन, कि कितना हमें दूसरे के पावर में एंटर करना है, सेंटर अपनी बाउंड्री ना लांघे, स्टेट अपनी बाउंड्री ना लांघे, ये भी बहुत जरूरी है। सो कल्चर ऑफ कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्ट्रेन डेफिनेटली हेल्प्स in maintaining federalism. I hope you're able to understand. फोकस करिए, पूरा चैप्टर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में क्या प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरलिज्म कैसे दिखता है हमें? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए, इवन बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो पहले से बहुत एक्टिवली उस समय पर फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये बात समझ आ रही थी कि इतनी बड़ी कंट्री को
मैनेज करने के लिए सिर्फ एक यूनियन गवर्नमेंट काफी नहीं होगी, हमें पावर्स तो डिवाइड करने ही पड़ेंगे, बिकॉज सी आवर जोग्राफिकल एक्सटेंट इज लार्ज। इतने बड़े जोग्राफिकल एक्सटेंट में दिल्ली में बैठी सरकार माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती केरला के लोगों को। तो हम इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थे कि हमें कहीं ना कहीं डिविजन ऑफ पावर तो करना पड़ेगा। ऑल्सो बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, तो उन डाइवर्सिटीज को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो वो प्रोटेस्ट करेंगी। हमारे सामने सवाल ये नहीं था कि पावर डिवाइड करना है या नहीं, क्योंकि इसको लेकर पहले ही सहमति बन चुकी थी। हमारे पास में ये सवाल था कि किस एक्सटेंट तक इस पावर का डिवीजन होगा, कितना होगा, क्या सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा या स्टेट ज्यादा पावरफुल होगा, अगर सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा तो कितना पावरफुल होगा। ऑल दिस हैड टू बी डिस्कस। इस बीच पार्टीशन हो गया, एंड पार्टीशन के बाद कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गई ये चीज कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके की डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हमें दो चीजें करनी थी। जो स्टेट्स आकर भारत के क्रिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और इंडिया एज अ कंट्री बन रहा था, उनको हम बिल्कुल पावरलेस भी फील नहीं करा सकते थे, क्योंकि अगर आप उनको पावरलेस फील कराएंगे तो वो इंडियन यूनिट का पार्ट ही फील नहीं करेंगे। बट अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल कर देंगे तो हमेशा ये खतरा रहेगा कि वो इंडियन मेन लैंड से, व्हाट यू कॉल इट, इंडिया एज अ कंट्री से ससीड या सेपरेट होने की बात करेंगे। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना था जिससे हम डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करें, बट एट द सेम टाइम यूनिटी को भी मेंटेन कर पाए। और देखिए, कनेक्ट करिए, पॉलिटी इज अबाउट कनेक्शंस। इसीलिए हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो यूनिक था इन द सेंस हमने सेंटर भी बनाया, हमने स्टेट भी बनाए, हमने पावर्स का डिवीजन भी किया, बट सेंटर को हमने स्टेट से ज्यादा पावरफुल रखा। सेंटर बिकेम मोर पावरफुल देन द स्टेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फेडरेशन वर्ड नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एक्सप्लिसिटली कहीं फेडरेशन टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप मुझे बताइएगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा है, क्या ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है? हमारी फेडरेशन कमिंग टुगेदर है या होल्डिंग टुगेदर है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमने पहले की एनसीईआरटीज में डिस्कस किया है। The state and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। पता चल जाएगा फर्स्ट शेड्यूल देखते ही कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनके क्या क्या नाम है और उनकी क्या क्या टेरिटरी है। अब बात करते हैं आखिर ये डिवीजन ऑफ पावर कैसे किया गया। हमने डिसाइड किया कि भैया एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का ध्यान रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिक स्टेट का ध्यान रखेगी, और दोनों ही के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा, यानी दोनों के पावर्स क्लियरली डिफाइंड होंगे। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है आपके पावर्स। क्लियरली डिफाइंड एरिया ऑफ टेरिटरी होगी। हम जानते हैं हमारे पास इसके लिए जो है 7 शेड्यूल है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट आता है, आई रिपीट, आपको कहाँ जाना है? जुडिशरी के पास। Otherwise, very clearly, sorry, these list clearly mention what would be the areas for union list, state list and concurrent list। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था भारत में डेफिनेटली एक यूनिटरी बायस है, यानी जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल है स्टेट से। इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। आप अगर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स की बात करें, आप देखेंगे वो सेंट्रलाइज्ड है। ज्यादातर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स सेंटर के पास है। स्टेट को काम तो, और बाय द वे ये वन ऑफ द क्रिटिसिज्म भी है, इवन आफ्टर जीएसटी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे, कि स्टेट्स को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दे दी, बट रेवेन्यू के नाम पर उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो वो चाहे बहुत कुछ करना चाहे, दे आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर टू रियली ब्रिंग अबाउट सम चेंज। तो अब हमें ये लिस्ट याद करनी होगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यहाँ से हर साल सवाल आते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या करेंगे ना, एक थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज कर कर इनको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे ये आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेंगे।
तो आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट हैव टू यूज एनी लॉजिकल ब्रेन्स, सिंपल एक स्टोरी की तरह हम इसको याद करेंगे। स्टोरी है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, जो डिसाइड करते हैं कि आज तो मुझे अपने देश के दौरे पे जाना है। सो ही अलॉन्ग विद हिज एंटायर क्रू ही डिसाइड्स कि आज तो हम लोग दौरे पे चलते हैं। तो सबसे पहले वो डिफेंस फोर्सेस से मिलने जाते हैं, तो आर्मी से मिलते हैं, नेवी से मिलते हैं, एयरफोर्स से मिलते हैं, डिफेंस फोर्सेस से मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमें फ्यूचर में प्लान करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डिफेंस फोर्सेस ने ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि सर हमें ना अपने एटॉमिक पावर प्लांट्स को थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, बिकॉज अभी तो वो सिविलियन पर्पसेस में काम आ रहे हैं, पर हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमें एटॉमिक एनर्जी किस तरह से चाहिए होगी। तो कहते हैं ठीक है, मैं एटॉमिक पावर प्लांट्स होकर आता हूँ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी फटाफट से जो है एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट्स की स्टडी करते हैं। साथ साथ इमेजिन करते जाइएगा जा रहे हैं वो सब जगह, ठीक है। अच्छा, इसी बीच ना इनको कॉल आता है एक अननोन नंबर से। अभी अननोन नंबर किसी एक देश के प्राइम मिनिस्टर का होता है, जो उन्हें कहते हैं और मोदी जी क्या हाल है। तो मोदी जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तो बताएं कि ये आपके चाइना के साथ क्या चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वॉर के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं चलिए ठीक है, लेट मी डिस्कस। तो वो ऐसे करके फोन रख देते हैं। तो आपको ये समझ में आता है कि इवन दो ही इज ट्रैवलिंग थ्रू द एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट, उनके फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं, सो ही इज इन्वॉल्व इन फॉरेन अफेयर्स ऑल्सो। जब ये बात हो जाती है तो वो अपने सलाहकार से डिस्कस करते हैं कि यार ये क्या करा जाए, चाइना के साथ क्या वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए या हमें पीस पे फोकस करना चाहिए। तो सलाहकार कहते हैं सर हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत खराब है, देश में पैसे की कमी है, अभी हमें वॉर प्रमोट नहीं करनी चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट पीस। तो कहते हैं चलो ठीक है, वॉर छोड़ देते हैं, वील टॉक अबाउट पीस, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग अभी। अब ये कहते हैं कि मुझे इंडिया के पोस्टल सिस्टम को देखना है, क्योंकि इंडिया का पोस्टल स्टेट सिस्टम गांव गांव तक पहुंचा हुआ है। सो आई वांट टू सी कि ये कैसे काम करता है। तो कहते हैं सर उसके लिए तो हमें पहले एयरप्लेन से जाना पड़ेगा, उसके बाद रेलवे से जाना पड़ेगा, और जो लास्ट पोस्ट ऑफिस है उसके लिए पोर्ट से जाना पड़ेगा। कहते चलो कोई बात नहीं। तो वो सबसे पहले एयरप्लेन लेते हैं, फिर रेलवे से जाते हैं, और फाइनली शिपिंग के थ्रू इस लास्ट पोस्ट ऑफिस तक पहुंचते हैं। तो देखिए, एयरवेज, रेलवेज, पोर्ट्स एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में वो इंक्वायर करते हैं कि कैसा कैसा काम चल रहा है, क्या पोस्टल स्ट्रक्चर अच्छे से काम कर रहा है भारत का, सब कुछ ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर वो कहते हैं मुझे थोड़े पैसे भिजवाने हैं, तो वो कुछ करेंसी भिजवाते हैं, और कहते हैं ये ज़रूरी है पैसे भिजवाना, बिकॉज हमने फॉरेन ट्रेड किया था, तो ये उसके पैसे हैं। तो ही सेंड करेंसी, राइट, जस्ट एसोसिएशन है, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, राइट। एंड ये क्यों, क्योंकि हमने कुछ फॉरेन ट्रेड किया था तो उसका पैसा हमें चुकाना है, दैट इज वाई आई एम सेंडिंग दिस करेंसी। अब देखिए, आप विजुअलाइजेशन से थोड़ी बहुत चीजें याद रख पा रहे होंगे। पहले याद करिए, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों से मिले थे, सो डिफेंस। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप जाके एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट्स देख कर आइए, तो वो एटॉमिक एनर्जी की यूनिट्स में गए। देन इफ यू रिमेंबर, उनको कॉल आया था एक अननोन नंबर से ऑफ सर्टेन फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर। तो फॉरेन अफेयर्स जो उनको कहते हैं कि वॉर और पीस के लिए, दोनों के लिए तैयार रहो, तो वॉर एंड पीस। उनके सलाहकार समझाते हैं सर बैंकिंग इंडस्ट्री खराब है, तो बैंकिंग। वो कहते हैं मुझे पोस्ट एंड टेलीग्राफ जाना है, तो पहले एयरवेज से जाते हैं, फिर रेलवेज से जाते हैं, फिर पोर्ट। क्या देखते हैं, आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ का ऑफिस, जहां पर वो करेंसी भिजवाते हैं अपने फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए। सो इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस स्टोरी, जब ये ऑप्शंस आएंगे ना, आप कनेक्ट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू आंसर हियर, ओके। नाउ, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट्स जिसपे लॉ बनाने की जिम्मेदारी और हक सिर्फ और सिर्फ किसका है, यूनियन लेजिस्लेचर का, यानी कि आपकी लोकसभा और राज्यसभा का। स्टेट लिस्ट देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट को हम ओके, यहाँ पर मोदी जी का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ योगी जी का ले लेते हैं। सो अगेन आई सेड नथिंग रिलेटेड टू पार्टी, सिंपली हम इसको एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, जस्ट टू रिमेंबर, इसीलिए। तो योगी जी कहते हैं आज तो मुझे गांव विजिट करना है, मुझे देखना है कि यूपी के गांव में क्या हाल है। तो आप यूपी के गांव में जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आप बोलते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर का मुआयना कराओ, दिखाओ किस तरीके का एग्रीकल्चर हो रहा है। तो वो सबसे पहले एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं। उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत से मिलते हैं, देखते हैं किस तरीके का काम चल रहा है। जब उस गांव से जा रहे होते हैं तो उनको एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलता है, तो वो बोलते हैं देख लूं कैसी सिचुएशन है पब्लिक हेल्थ की। तो वो पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन मॉनिटर करते हैं। उसके बाद वो लैंड रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि लैंड रिकॉर्ड ठीक है या नहीं है। अब वो देखते हैं कि इस गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक लिकर की शॉप है, तो वो ये भी मैनेज कर लेते हैं कि भैया आप 8 बजे के बाद लिकर शॉप खोलते तो नहीं है, ये भी इंश्योर कर लेते हैं वो।
उसके बाद वो जाकर लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री चेक करते हैं कि जो गांव है उसमें लाइफ स्टॉक ठीक तरह से है, एनिमल हस्बेंड्री ठीक तरह से हो रही है या नहीं हो रही है। तो योगी जी कहाँ जा रहे थे? योगी जी ने गांव का टूर किया यूपी का। सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर चेक किया, उसके बाद वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मिले, फिर वहां उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिख गया तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ भी चेक कर ली। मीनवाइल लैंड रिकॉर्ड्स खुलवाया उन्होंने, लिकर की शॉप वाले को बोला कि 8 बजे के बाद आपको लिकर शॉप नहीं खोलनी है। एंड उसके बाद उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक का दौरा किया। इसके बाद वो शहर वापस आए, राइट, यूपी के शहर वापस आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेट मी ऑल्सो गो एंड मीट द पुलिस। तो वो पुलिस गए, वहां प्रिजनर्स की हालत देखी और फाइनली ब्यूरोक्रेट से मिले जो कि किसको बिलोंग करते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विसेज। सो दिस वाज अ डे इन द लाइफ ऑफ योगी जी। हमने इससे हमारी स्टेट लिस्ट याद करी, लाइफ कैसे शुरू हुई। सबसे पहले वो गांव गए, एग्रीकल्चर देखा, सो एग्रीकल्चर। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट से मिले तो लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिला तो पब्लिक हेल्थ, लैंड रिकॉर्ड्स चेक करे लैंड, लिकर शॉप वाले को धमकी दी लिकर, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री को इंस्पेक्ट किया, शहर आकर पुलिस से मिले, पुलिस डिपार्टमेंट्स को देखा, प्रिजनर्स की हालत देखी और फाइनली ब्यूरोक्रेट से मिले। सो लॉन्ग टायरिंग डे, बट हमें इस तरह से स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स याद हो गए। कुछ इसी तरह से आप कंकरेंट लिस्ट भी याद कर सकते हैं अपने दिमाग में कोई स्टोरी बनाकर। आई लीव इट टू यू, अगर आप कोई अच्छी सी स्टोरी बना पाए सो डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल वेट फॉर यू। सो स्टेट लिस्ट का मतलब क्या हुआ? वो लिस्ट जिसपे लॉज सिर्फ और सिर्फ स्टेट बना सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे कब। कंकरेंट मतलब जब यूनियन और स्टेट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन लिस्ट विल प्रिवेल ओवर स्टेट लिस्ट, यानी कि यूनियन का जो डिसीजन होगा वो स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इसके अलावा हमारे पास डेफिनेटली रेजिडरी पावर्स भी हैं। रेजिडरी पावर्स का मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था तब स्टेट लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट बनाई गई, कंकरेंट लिस्ट बनाई गई। तब हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं थी कि ऐसे भी तो कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो आज इंपॉर्टेंट नहीं है या आज जिनके बारे में हमें नहीं पता बट फ्यूचर में वो इरप्ट हो सकते हैं। तो ऐसे लॉज, ऐसे इश्यूज रेजिडरी पावर्स में डाले गए। फॉर एग्जाम्पल जब संविधान बना तो साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा इतना खास नहीं था, पर साइबर लॉज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। तो इन सब ऐसे रेजिडरी एरिया सब्जेक्ट्स जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको रेजिडरी पावर्स में डाला गया और इन पर लॉ बनाने की जिम्मेदारी यूनियन लेजिस्लेचर की थी। ये बात याद रखिएगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हमने डिस्कस की थी ये बात दैट इंडिया इज अ क्वाज़ी फेडरल कंट्री। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो यूनिटरी इन फॉर्म एंड फेडरल इन स्पिरिट। ये भी हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं वो बायस है। सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फेडरलिज्म तो है बट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। क्या है वो चीजें जिससे वो पावरफुल बनती है? तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि ऐसा क्यों किया गया। मैंने आपसे कहा डाइवर्सिटीज थी, डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करना था, बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं चाहते थे कि स्टेट्स को इतना पावर मिल जाए कि वो कभी भी डिसइंटीग्रेट हो जाए और कभी भी अलग होने की डिमांड करने लगे। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि हम सेंटर को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि होल्ड कर रख सके इन स्टेट्स को, ताकि ये एकदम से सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज डेवलप ना हो जाए। 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको आपको इंटीग्रेट करना था। अगर आप सबको इतना पावरफुल बना देते तो जिस भारत देश की हम कल्पना करते हैं वो शायद नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली ये एक प्रूडेंट डिसीजन था। आज हम इस पर डिबेट कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बट उस समय के जो लीडर्स थे उनके पास एक फेयर रीजन था इस मॉडल को अडॉप्ट करने का। एट द सेम टाइम आप ये भी देखिए कि इस समय पर कितनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही इन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ कर सकता था। पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। अगर हर एक स्टेट गवर्नमेंट ही इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती तो कहीं ना कहीं हम इस जो देश में जो प्लानिंग करनी थी, जो कोऑर्डिनेशन लाना था, वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सेंटर स्टेट बनाए, सेंटर को पावर्स दिए, स्टेट को पावर्स दिए, बट ये इंश्योर किया दैट सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे सेंटर स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो जाता है? सबसे बड़ी बात तो स्टेट्स का जो एग्जिस्टेंस है वही सेंटर पे डिपेंडेंट है। हाँ,
मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल 3 की, जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि इट इज कंप्लीटली द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंटर। सेंटर चाहे तो एक स्टेट का नाम बदल सकता है, दो स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बना सकता है। सेंटर से मेरा मतलब पार्लियामेंट है ऑफ कोर्स। एक स्टेट में से दूसरा स्टेट निकाल सकता है। यानी कि ये सारी पावर आर्टिकल 3 के तहत किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। ये बात याद रखिएगा, नया स्टेट बनाना, दो स्टेट्स को मर्ज करना, एक स्टेट में से दूसरा स्टेट निकालना, all these powers have been given to the parliament. This is very important. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली कुछ सेफगार्ड्स देता है स्टेट लेजिस्लेचर को, जैसे कि आपको व्यू लेना है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर यू डू दिस। तो जैसे अगर आपको एक नया स्टेट क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग स्टेट में से, तो पहले वो प्रपोजल स्टेट असेंबली के पास जाता है और स्टेट असेंबली के व्यूज पूछे जाते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, ये व्यूज फेवर में हो अगेंस्ट हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेट डिसीजन डेफिनेटली किसका है? पार्लियामेंट का। तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्टेट्स की एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं पार्लियामेंट पे डिपेंड कर रही है। सो कांट वी से दैट द सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट? वी डेफिनेटली कैन। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। आपातकालीन स्थिति में तो डेफिनेटली सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इवन ये भी प्रोविजन है कि इस समय पर जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के हैं उस पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इमरजेंसी पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर देती है। इट शोज आर सेंट्रल बायस। इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आप फाइनेंशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर रेवेन्यू के सोर्सेस किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस देती है, ग्रांट्स देती है, बट ये असिस्टेंस और ग्रांट कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है ऑफ द गवर्नमेंट। हो सकता है कुछ स्टेट्स को मिले, कुछ को ना मिले, जितनी मिलनी चाहिए उतनी ना मिले। इनफैक्ट हम प्लानिंग कमीशन में देखते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, हमारे पास नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन में बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। नीति आयोग से ऑफ कोर्स थोड़ी सी पिक्चर चेंज हुई है, जिसमें अब प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हैज फ्रीक्वेंट मीटिंग्स विद द सीएम। सीएम्स हैव अ मोर ग्रेटर रोल इन वॉइसिंग देयर ओपिनियंस। बट वहीं आप जीएसटी देख लीजिए, जीएसटी से कहीं ना कहीं पूरा इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम किसके हाथ में आ गया? सेंटर के हाथ में। स्टेट के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिनिस्कूल रह गए। अब आप कहेंगे लेकिन मैम स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया जाता है जीएसटी के अंदर, मैंने माना, बट कितना टाइमली ये कॉम्पनसेशन पहुंच रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स थी जिसमें कोविड-19 के बाद ये जो ट्रांसफर होना था, ये जो कॉम्पनसेशन मिलना था स्टेट्स को, कॉम्पनसेशन क्यों मिलना था? क्योंकि देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स के सारे रेवेन्यूज है वो एक तरह से किसके पास आ गए? सेंटर के पास। तो आपको स्टेट को इसके लिए कॉम्पनसेट करने की जरूरत थी। सो दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क कि जो जीएसटी है कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। दिस यू हैव टू टेक नोट ऑफ। ऑल्सो हाँ, प्रोविजंस हैं जिसमें आप ग्रांट्स दे सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं स्टेट्स को, बट देन अगेन इट लाइज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे भारत में यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। देयर एग्जिस्ट अ यूनिटरी बायस। बार बार हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। इस यूनिटरी बायस में ना जो सबसे पायोनियर पर्सन है वो है गवर्नर। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नर इलेक्टेड बॉडी नहीं है, यानी कि उनका कोई चुनाव प्रक्रिया तो होती नहीं है। फिर वो कहाँ से चुन के आते हैं? ही इज अपॉइंटेड, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नाउ थिंक एंड टेल मी दैट प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर इनको अपॉइंट करते होंगे? आप सबको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नर आते सेंटर से हैं और काम स्टेट में करते हैं। अगर सेंटर और स्टेट में सेम सरकार हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंटर में अगर सरकार अलग है और स्टेट में सरकार अलग है तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि गवर्नर को कुछ पावर दिए गए हैं। जैसे कि वो स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई बिल पास करा है तो उसको रिजर्व कर सकते हैं कि मुझे इसको प्रेसिडेंट को भेजना है। तो कहीं ना कहीं आप कई सारे बिल्स को डिले भी कर सकते हैं, और सेंटर चाहे तो इन बिल्स को दे कैन अंडरस्टैंड इट, दे कैन रिव्यू इट, दे कैन इवन वीटो इट थ्रू द प्रेसिडेंट। तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी थोड़ा सा से मिल रहा है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी को हम यूनिटरी बायस कहते हैं। नाउ
अगर फर्ज कीजिए नॉर्मल सर्कमस्टांस है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट को ये लगता है कि स्टेट लिस्ट के एक सब्जेक्ट पर ऐसा लॉ बनाने की जरूरत है जो पूरे देश में यूनिफॉर्म हो, एंड दिस वुड बी फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। तो क्या यूनियन लिस्ट के बाहर जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल बना सकती है, पर उसके लिए उसको किसकी सहमति चाहिए होगी? राज्यसभा की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हमने ये डिस्कस किया था, ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर लॉ बनाने हैं, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा है तो आप बना सकते हैं, लेकिन यू वुड नीड द रैटिफिकेशन ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी क्लियरली कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है सेंटर के, दे आर डेफिनेटली सुपीरियर देन द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये यूनिटरी बायस के एग्जाम्पल्स हमें समझा रहे हैं that India actually has a strong center as compared to its states। एक आर्टिकल भी हमें बताया गया है, आर्टिकल 257, the executive power of every state shall be so exercised, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, but you cannot dominate over the power of the union। ये भी क्लियर किया गया है। The executive power of the union shall extend to the giving of such directions, आप चाहें तो directions भी दे सकते हैं स्टेट को, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि स्टेट्स को डायरेक्शन देने की जरूरत है। फाइनली एक और चीज है जो इस यूनिटरी बायस को स्ट्रॉन्ग करती है, एंड दैट इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। याद करिए मैंने आपसे कहा था भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कैसे IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इन सब में क्या होता है, यू आर रिक्रूटेड बाय द सेंटर, योर salary comes from the center, in a way you are responsible to the center, but आपको काम कहाँ एलोकेट किया जाता है? स्टेट्स में किया जाता है। स्टेट्स ना तो आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, ना आपको हटा सकते हैं, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट किसने किया है? सेंटर ने। तो आप देखिए एक इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट, बिकॉज हम समझ चुके हैं ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, तो एक इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट कहाँ से अपॉइंट हो रहा है? सेंटर से अपॉइंट हो रहा है थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? स्टेट के लिए। सो इन अ वे इट इज ऑल्सो अ डोमिनेशन ऑफ द सेंटर ओवर द स्टेट। ऑल्सो आर्टिकल 33 एंड 34 यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 33 में देखिए इन द इवेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ये बोला गया है कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट, रेस्ट्रिक्ट, रोका जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि ऐसा करना जरूरी है। व्हाट इज मार्शल लॉ? देखिए मार्शल लॉ कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट एज मिलिट्री रूल। So again, who can take action against these people? Only the parliament। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इसमें भी सेंटर का हाथ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये देखिए और कंट्रोवर्शियल हो जाता है जब हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की, क्योंकि आर्टिकल 34 ये कहता है कि अगर भारत में कहीं मिलिट्री रूल की जरूरत है, जो मिलिट्री पर्सोनल्स है उनको ज्यादा पावर देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस है या फिर कोई अपराइजिंग है, कोई रिवोल्ट है, तो उसको रोकने के लिए हमें मिलिट्री की सहायता यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो ये भी किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में। इसीलिए एक आया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जहाँ कुछ एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दिए गए थे, एंड डेफिनेटली दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द स्टेट। इसने बहुत टेंशन डेवलप किया बिटवीन सेंटर ऑन वन हैंड एंड स्टेट ऑन द अदर। अब देखिए क्योंकि देयर इज सो मच डिविजन ऑफ पावर्स, देयर इज सेंटर विच इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, इतना सारा डाइवर्सिटी है, तो डेफिनेटली इंडियन फेडरल सिस्टम में कई सारी कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, बिकॉज दैट इज वेरी ऑब्वियस, वेरी नॉर्मल। टाइम टू टाइम स्टेट्स ने कई सारी डिमांड्स भी रखी हैं, कई बार ज्यादा पावर की भी मांग करी है, और इन सब टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए हमारे पास जुडिशरी भी है, बिकॉज रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर जरूर है, पर अगर कभी इन पावर के इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें किसको अप्रोच करना पड़ता है? वी हैव टू गो एंड अप्रोच द जुडिशरी। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। नाउ अगर मैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करूं तो 1950s 1960s के दौरान इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस रहा था। तो देयर वाज कांग्रेस पार्टी,
एट द सेंटर ऑल्सो, एट द स्टेट ऑल्सो। तो इस समय हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिली, सिंपली बिकॉज वही पार्टी सेंटर में है, वही पार्टी स्टेट में है। तो ये पीरियड आप नॉर्मल पीरियड कह सकते हैं। जैसे जैसे कांग्रेस डोमिनेशन डिक्लाइन होना शुरू हुआ और स्टेट में ऑपोजिशन पार्टीज आने लगी, ज्यादा पावर की डिमांड होने लगी, और यहाँ से सवाल उठने लगा कि स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। तो स्टेट्स प्रोटेस्ट करने लगे कि क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट अननेसेसरली हमारे फंक्शनिंग में जो है इंटरफेयर करती है। एंड ये स्पेशली तब और स्ट्रॉन्ग हो गया जब भारत में आया कोएलिशन एरा, क्योंकि अब जो रीजनल पार्टीज थी उनका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो सेकेंड फेज है, इसमें आप देखते हैं ऑटोनॉमी की डिमांड ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे स्टेट्स को ये लगने लगा कि हमारे पास जो पावर्स हैं वो कम है, और ये अलग अलग रूप लेने लगी। तो कई बार डिमांड ये थी कि जो डिवीजन ऑफ पावर है उसमें आपने सेंटर को स्टेट से ज्यादा पावरफुल बना रखा है, बट एक्चुअली इट शुड बी, स्टेट शुड बी मोर पावरफुल देन द सेंटर। इस तरीके की डिमांड्स रखी गई। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल में ये बात करने लगी कि देयर शुड बी मोर पावर्स गिवन टू द स्टेट एज कंपेयर टू द सेंटर। दूसरा डिमांड ये रहा कि जो स्टेट्स हैं उनके पास कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी सारी दे दी, लेकिन उसके बदले में जो इकोनॉमिक कैपेसिटी आपको बनानी चाहिए थी, जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी, वो नॉन एग्जिस्टेंस है, वो है ही नहीं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपने दे नहीं रखी। सो देयर शुड बी मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा कर सके। ये वाला एक और डिमांड था। टॉकिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, मैंने आपको समझाया कि कैसे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, दे आर एक्चुअली रिक्रूटेड बाय द सेंटर बट दे वर्क फॉर द स्टेट। तो जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहे थे कि आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के तहत स्टेट्स को कुछ कंट्रोल दें ओवर दीज पीपल, दीज ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम किसके लिए कर रहे हैं? स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट के पास वर्चुअली कोई भी पावर नहीं है। अगर कल्चरल और लिंग्विस्टिक इश्यूज की बात करूं तो ये भी काफी इस समय पर चर्चा में रहे, स्पेसिफिकली हिंदी लैंग्वेज के यूज को लेकर। तो देखिए, जब संविधान बनाया गया था, ये डिसाइड किया गया कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी अलोंग विद इंग्लिश। तो याद रखिएगा, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी दो हैं। वन इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड द अदर वन इज इंग्लिश। तो अब जब बाद में इस बात को लेकर, डेफिनेटली देयर इज आर्टिकल 351 जो बात करता है हिंदी के प्रमोशन की, आर्टिकल 351। तो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स हैं, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर तमिलनाडु की बात कर रही हूँ, वहां पर ये बात काफी इट स्टार्टेड पिकिंग अप मोमेंटम कि क्या इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हटा दिया जाएगा, फिर हिंदी वुड बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इस सब को क्लैरिफाई करने के लिए जवाहरलाल नेहरू एक एक्ट लेकर आए विच वाज कॉल्ड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। अब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963 था, इससे ये क्लियर कर दिया गया कि ओके, वी विल हैव हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज वेल एज इंग्लिश एंड इट विल कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और स्टेट्स चाहे जिस भी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये क्लैरिटी दी गई इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, गवर्नर का रोल भी काफी कंट्रोवर्शियल है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि गवर्नर एक इलेक्टेड ऑफिस होल्डर तो है नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। तो हम गवर्नर को एज अ एजेंट ऑफ द सेंटर देख सकते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरफेरेंसेस रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। किसका इस्तेमाल कर कर? गवर्नर का इस्तेमाल कर कर। और इसीलिए गवर्नर के रोल को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी रही है। देखिए, अगर सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब सेंटर में पार्टी अलग है और स्टेट में पार्टी अलग है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा मुद्दा था क्योंकि जो सरकारिया कमीशन है जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सबमिट करी थी, इस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फोकस करिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो, इसके लिए सरकारिया कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। तो इसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का, वो आप नॉन पार्टिसन तरीके से करिए, वहां कहीं भी पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नर का रोल काफी क्रूशियल है। आप प्रेसिडेंट्स रूल ही देख लीजिए, आर्टिकल 356। अब कब लगता है प्रेसिडेंट्स रूल? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है
जब गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती, तो आप इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट का सारा कार्यभार यूनियन गवर्नमेंट को दे देंगे। अब इस प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करते हैं, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है एक तरह से। बट ऑफ कोर्स द रियल पावर्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक चल सकता है, यानी कि स्टेट पूरा का पूरा सेंटर के कंट्रोल में हो सकता है 3 साल में। अब इसका रिकमेंडेशन कहाँ से जाता है, कौन रेकमेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया जाए? द रिकमेंडेशन कम्स फ्रॉम द गवर्नर। तो आप देख लीजिए गवर्नर का कितना बड़ा रोल है, जबकि गवर्नर कहाँ से अपॉइंट होकर आ रहे हैं? सेंटर से। तो इसीलिए गवर्नर के रोल को लेके कई बार काफी स्टेट्स काफी परेशान रहते हैं। और एक इसमें खास इंपॉर्टेंट बात ये जरूर याद रखिएगा, जुडिशरी का ये कहना है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और ये कहा कि अगर ऐसा प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, तो क्वेश्चन ये था कि क्या प्रेसिडेंट्स रूल के डिसीजन के आने पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल उठा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप प्रेसिडेंट रूल को एग्जामिन भी कर सकते हैं और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल भी उठा सकते हैं। सो दिस वाज अ बिग थिंग दैट केम ओवर, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए 1967 तक आर्टिकल 356 का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा था, बट आफ्टर 367 जब बहुत सारी स्टेट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई, इसका काफी इस्तेमाल हुआ और सेंटर ने कई बार इसका इस्तेमाल कर स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया और गवर्नर के थ्रू जो पूरा ऑफिस का कंट्रोल है वो किसके पास आ गया? सेंटर के पास। तो गवर्नर से रिलेटेड इसीलिए आपके मेंस में भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर रहिएगा, रोल को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक और डिमांड जो काफी चर्चित रहती है, दैट इज डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। जब स्टेट्स को ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, हमारे कहीं ना कुछ लैंग्वेज इश्यूज हैं, कल्चरल इश्यूज हैं, वी डोंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड वी वांट अ सेपरेट स्टेट, यहाँ से अराइज होती है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स। एज फार एज पॉसिबल जब स्टार्टिंग में हमारे स्टेट्स बनाए गए थे तो कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनका क्रिएशन हुआ था। मैंने आपको पढ़ाया है 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई थी। कई सारे स्टेट 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन से बनाए भी गए, गुजरात और महाराष्ट्र ले लीजिए, 66 में पंजाब और हरियाणा ले लीजिए। लेटर ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन का पूरा क्रिएशन, स्टेट्स लाइक मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब बनाए गए। तो ऐसा नहीं है कि भारत में नए स्टेट्स का क्रिएशन नहीं हुआ है, टाइम एंड अगेन हुआ है। 2000 में 5 स्टेट्स का क्रिएशन हुआ। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला और बिहार से झारखंड निकला। एंड वेरी रिसेंटली वी हैड द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो पुराने स्टेट जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसमें से नए स्टेट्स का बनना, रीऑर्गेनाइज होना, दिस हैज हैपेंड। एंड इनफैक्ट अभी भी एक लिस्ट ऑफ स्टेट्स है जिनकी डिमांड चल रही है। यू टॉक अबाउट हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश में, विदर्भ, ऐसे कई सारे, बोडोलैंड, ऐसे कई सारे स्टेटहुड की डिमांड भारत में चलती है। और इसीलिए स्टेटहुड को लेकर जो भी आर्टिकल्स आते हैं प्लीज उन्हें पढ़िएगा, उन पर सवाल बन सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट स्टेटहुड या फिर इट टॉक्स अबाउट कौन सी एरिया स्टेट के क्रिएशन की डिमांड कर रही हैं, प्लीज बी केयरफुल, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि 2 स्टेट्स हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दों में उन पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती हैं। इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास जुडिशरी है। याद करिए जुडिशरी का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, स्टेट के बीच में अगर लड़ाई है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? आपकी जुडिशरी सॉल्व करेगी। याद करिए सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ये पढ़ा था। बट देखिए सिर्फ लीगल मेथड हमेशा काम नहीं करते, कहीं ना कहीं स्टेट्स को साथ आकर पीसफुली नेगोशिएशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना पड़ता है। ओनली देन यू कैन अचीव व्हाट यू रियली वांट टू अचीव। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप स्टेट के बीच में देखते हैं? सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट्स आप देखते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन द सेंस जैसे अब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगांव को लेकर डिस्प्यूट चलते हैं। मणिपुर और नागालैंड में कुछ टेरिटरी इश्यूज हैं, क्योंकि चाहे आपने टेरिटरीज क्रिएट कर दी, कभी कभी बहुत क्लियर डिविजन नहीं मिलता कि एक पर्टिकुलर जगह पर कौन सी लैंग्वेज डोमिनेट करती है, एंड इट कैन गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड। जैसे पंजाब और हरियाणा को लेकर हुआ, फाइनली ये डिसाइड किया गया पंजाब वुड बी अ सेपरेट स्टेट, हरियाणा वुड बी अ सेपरेट स्टेट। चंडीगढ़ दोनों की कैपिटल रहेगी लेकिन फिर भी एक यूनियन टेरिटरी रहेगी। ये एक विशिष्ट अरेंजमेंट किया गया, क्योंकि ना हरियाणा छोड़ना चाह रहा था ना पंजाब छोड़ना चाह रहा था। वैसे डिसीजन ये लिया गया था कि फ्यूचर में चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, बट फिलहाल इट हैज नॉट हैपेंड। बट ये कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं जो भारत की पॉलिटी में अराइज हुई हैं। रिवर वाटर डिस्प्यूट को ले लीजिए,
कावेरी का लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच। देन गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नर्मदा रिवर पर लड़ते हैं, क्योंकि देखिए रिवर्स इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स बैकबोन है इकोनॉमी की, ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, पावर रिसोर्सेज, ये सब रिवर्स पे डिपेंड करते हैं। तो हर स्टेट चाहेगा कि उसका शेयर ज्यादा से ज्यादा हो रिवर वाटर में, और इसके लिए हमने रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स भी स्टैब्लिश करी हैं, याद रखिएगा। रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स का काम क्या है? इन इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, नेगोशिएट करवाना इनके बीच में, और एक कॉमन ग्राउंड पर लेकर आना। फाइनली बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजंस की जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट्स को लेकर देखने को मिलते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया में एक एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, एसिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ पावर है। कैसे? हमने देखा था कि इवन हर स्टेट से सेम नंबर ऑफ सीट्स नहीं आती टू द राज्यसभा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सिमिलरली भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन मिला गया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा। बट इफ यू गो टू आर्टिकल 371, फ्रॉम 371 टू 371J, लगभग 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल पावर है। चाहे एक छोटी सी पावर है कि वो अपनी एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, बट 11 स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स हैं। इसका रीजन या तो वहां की हिस्ट्री है, या तो वहां की ज्योग्राफी है, या तो उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन है। बट ऐसे करके देयर आर 11 स्टेट्स फ्रॉम 371 थ्रू टू 371J, 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास एक बहुत स्पेशल स्टेटस था थ्रू आर्टिकल 370। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर की कहानी कुछ ऐसी थी, इट वाज अ लार्ज प्रिंसली स्टेट, ठीक है, जिसके पास सिंपल ऑप्शन था कि वो इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान के साथ रहे, या फिर वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाए। ये चॉइस किसने दी? द माइटी ब्रिटिश, ठीक है। उन्होंने कहा चाहे तो आप इंडिया जाएं, चाहे पाकिस्तान जाएं, चाहे आप इंडिपेंडेंट रहें। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली, लगभग अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान से कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर आ गए, और इस समय इस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के जो राजा थे वो महाराजा हरि सिंह थे। अब उनको लगा आई नीड हेल्प बिकॉज ये इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और बदले में साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिससे जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट हो गया। देखिए इस समय पर बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया था, बट जम्मू एंड कश्मीर इस लिहाज से एक एक्सेप्शन रहा। इसीलिए क्योंकि ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस में भारत से जुड़ा था, हमें उसको कुछ ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी पड़ी, और इसीलिए जन्म हुआ आर्टिकल 370 का, जिससे ये डिसाइड किया गया कि इवन दो जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, देयर वुड बी सम स्पेशल राइट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के पास रहेंगे। अब जैसे कि अगर आप लॉ बना रहे हैं किसी भी मैटर पर, वैसे तो अगर आप यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट पे बना रहे हैं तो डोमिनेट कौन करता है? सेंटर करता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के केस में आपको स्टेट की परमिशन या स्टेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली ये बाकी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर स्टेट में इसके लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती। डिवीजन ऑफ पावर सिंपल है कि अगर यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है तो यूनियन बनाएगी, और स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है तो स्टेट बनाएगी। जम्मू एंड कश्मीर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी, बाकी सबके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लग रही थी। इससे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिली। आप बात कर लीजिए इमरजेंसी की, तो हमारे यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन, इट वाज चेंज लेटर, बट एक्सटर्नल अग्रेशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो आप इमरजेंसी लगा सकते थे। बट जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे कोई इमरजेंसी नहीं लग सकती थी। यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा सकती थी जम्मू एंड कश्मीर में, एंड इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। और जो भी अमेंडमेंट आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे थे थ्रू आर्टिकल 368, वो आप जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते थे जब आप स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेते। ये थे मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको स्क्रैप कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। एक हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गई आपकी लद्दाख, जो कि अब यूनियन टेरिटरीज हैं दोनों। और अब जो ये प्रोविजन है 370 के, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। इस क्लास में हम लोग वी आर नॉट गोइंग इनटू
कि ये सही हुआ गलत हुआ, हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ये है कि कौन कौन से इश्यूज फेडरल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिले। तो एक बात हमें समझ में आई कि डेफिनेटली फेडरलिज्म इज लाइक अ रेनबो, क्योंकि हर कलर एक सेपरेट कलर है, बट ब्यूटिफुल रेनबो तभी लगता है जब वो साथ हो। तो इंडिया की जो ब्यूटी है, इट इज इन इट्स यूनिटी, और वो हम सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फॉर्मूले से अचीव नहीं कर सकते। लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेसेस को साथ आना पड़ेगा। वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, टॉलरेट ईच अदर, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन लानी पड़ेगी। तभी आप फेडरलिज्म के थ्रू यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई वी टुडे टॉक अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्योंकि देखिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, अल्टीमेटली आप काम किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए। ऑफ कोर्स इट साउंड्स वेरी फिलोसॉफिकल, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इन अ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर काम करेगी टू अचीव इट्स गोल्स, डेफिनेटली हम जल्दी भी गोल्स अचीव करेंगे और बेहतर तरीके से भी गोल्स अचीव करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? where center and state actually come together in a harmonious way to achieve the goals for the nation. So please take note, आजकल हम competitive federalism के बारे में भी बात कर रहे हैं, where one state wants to do better than the other, जिसमें कुछ गलत नहीं है, इससे दोनों का ही कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रहा है। बट चाहिए क्या अभी? हमें चाहिए अ बैलेंस ऑफ बोथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ताकि हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली डेवलप्ड देश बना सके। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 7। आई होप कि आपको समझ में आया। डू लीव मी अ कमेंट अगर आपको अच्छा लगा। वी विल बी कमिंग अप विद चैप्टर 8 नाउ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।